मॉर्निंग बच्चों, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस में क्रांति। फ्रांस में क्रांति का भी एक समय आया 18 सेंचुरी में। फ्रेंच की पूरी सोसाइटी बेटा 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट्स और थर्ड एस्टेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट एस्टेट में क्लेर्जी और प्रीस्ट जो थे चर्च के वो आते थे। सेकेंड एस्टेट में नोबिलिटी जिसमें हाई रैंक ऑफिशियल्स और फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो आते थे। एंड थर्ड एस्टेट में रेस्ट 90% जो पॉपुलेशन की थी फ्रांस की, जिसमें पीजेंट थे, वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे, लोअर रैंक कोर्ट में जो ऑफिशियल्स थे वो थे, लॉयर्स थे, लैंडलेस लेबर्स थे, सर्वेंट्स थे, ये सारे लोग आते थे। जितने भी टैक्सेस जो थे वो थर्ड एस्टेट वाले पे करते थे। आज के डेट में भी यही हो रहा है। सबसे ज़्यादा टैक्स कौन पे करता है? मिडिल क्लास वाले, है ना, यानी थर्ड एस्टेट वाले, लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिस, यही सब करते हैं। तो आज भी वैसा ही है जैसे फ्रांस में था। 1774 में लुई 16 उसको फ्रांस की गद्दी दी गई। और वो किस फैमिली का था अक्सर पूछ लेते हैं, बॉर्बन फैमिली का था, किंग ऑफ फ्रांस। ठीक है, और उनकी शादी किससे हुई ये भी पूछ लेते हैं। लुई 16 की शादी हुई थी मारी एंटोनेट, ये ऑस्ट्रिया की थी, उनसे शादी हुई थी। एम्प्टी ट्रेजरी जो था, क्योंकि युद्ध के बाद जो था पूरा खजाना खाली हो गया था, क्योंकि काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी फ्रांस ने, तो काफ़ी उस पर उधार उठ गया था। तो काफ़ी उधार बढ़ने के कारण जो था लाइफ स्टाइल जो था उसके एंसेस्टर्स का अलॉन्ग द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने फोर्स किया कि सारा का सारा टैक्स बढ़ा के वो फ्रांस पे लगाया, ताकि युद्ध का जिम्मेदार भी उसको ही ठहराया गया। जो मिडिल क्लास वाले थे, जिसमें लॉयर्स, टीचर्स, फिलोसफर्स ये सब थे, ये सब एजुकेटेड थे और इन्होंने क्वेश्चन किया कि इन्होंने बोला कि प्रिविलेज टू द बर्थ ना दिया जाए। कहने का मतलब राजा का बेटा राजा ऐसे नहीं चलेगा, जो लायक है वो उसी को राजा बनाया जाए या प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो वो उन्होंने ड्रीम सोचा था एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो किस पे बेस्ड हो, इक्वालिटी पे हो। तो सभी ने अपने, मिडिल क्लास वालों ने अपने आइडियाज़ दिए स्पीचेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, पैम्फलेट के थ्रू और जर्नल्स, मतलब एडिटर्स जनरल्स वाले में अपने अपने आर्टिकल्स छपवा के, कि फ्रांस का जो ओल्ड रिजम किंग जो था वो और टैक्स और ज़्यादा टैक्स बढ़ा रहा था लोगों पे। तो जिसकी वजह से एस्टेट जनरल जो थे वो 3 स्टेट्स उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। ओके, फर्स्ट एस्टेट वालों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, सेकंड एस्टेट वालों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा और थर्ड एस्टेट वालों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 इसने एक साथ मीटिंग बुलाई एस्टेट जनरल की, ताकि वो न्यू टैक्स इम्पोज करना चाह रहा था लुई 16 5 मई 1789 में। लेकिन ये टाइम तो थर्ड एस्टेट मेंबर्स जो थे उन्होंने बोला कि भाई पर्सन वाइज वोटिंग हो, एस्टेट वाइज वोटिंग नहीं हो। तो किंग ने उनके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और थर्ड एस्टेट जो था उसने भी वॉकआउट कर दिया उस प्रोटेस्ट से। ठीक है, फिर 20 जून 1789 में वो ये सारे इकट्ठे हुए एस्टेट्स वाले, थर्ड एस्टेट वाले, एक हॉल में इकट्ठा हुए थे, जो कि एक इंडोर टेनिस कोर्ट था। और वो कहाँ था? ग्राउंड ऑफ वर्साइलेस। तो यहाँ पे सब इकट्ठा हुए थे और ये बहुत नाराज़ थे गवर्नमेंट से, लुई 16 से, क्योंकि फसल की जो कटाई या हार्वेस्टिंग हुई थी बहुत ही बैड हुई थी। और उसके बाद जो है किंग के ऑर्डर से जो ट्रूस था वो मूव कर गया पेरिस में, और इसने जो है फ्यूल्ड किया सिचुएशन को। तो जिसकी वजह से 14 जुलाई 1789 में दो ये जो दुख था, क्राउडेड स्टॉर्म, तो इसकी वजह से फिर क्या था, 14 जुलाई 1789 में जो इतना गुस्से में जो भीड़ थी, इसने हमला कर दिया फोर्ट ऑफ बेस्टाइल में, किला जो था बेस्टाइल का, वहाँ हमला कर दिया, जिसको अ सिंबल ऑफ टायरनी कहा गया ओल्ड रीजन में, और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। जिसके वजह से फिर क्रांति शुरू हो गई फ्रांस में। इसने ट्रिगर कर दिया था
चेन ऑफ रिवॉल्यूशन पूरे देश में। इसकी वजह से बहुत सारे पावर जो थे रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स के लुईस 16 को रिकॉग्नाइज़ किया फिर उसने नेशनल असेंबली को, और वो एग्री हो गया, फिर सहमत हो गया जब देखा लोग विरोध कर रहे हैं तो, कि अपना पावर त्यागने के लिए रेडी हो गया लुईस 16। और 4 अगस्त 1789 को जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे, ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस, उन सभी को एबॉलिश कर दिया गया। और उसके बाद चर्चेस प्रॉपर्टीज़ जो थे उनको भी, क्लर्जी सभी को सारे प्रिविलेजेस दिए गए। सारे जितने भी प्रिविलेजेस थे चर्च के फादर के एट्सेट्रा, जो उनको पहले फर्स्ट एस्टेट में जो दर्जा मिला हुआ था, सब ले लिए गए उनसे, सारे अधिकार ले लिए गए। और नेशनल असेंबली जो है उसने ड्राफ्ट किया एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट किया एक संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन वो 1791 में, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, जैसा कि हमारे देश में भी है। ऐसे ही पावर्स को डिवीजन किया गया है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसके बाद उन्होंने ही ये शुरू किया था फ्रांस वालों ने कि 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहा जाता है, जिसको हमारा कंट्री भी फॉलो करता है। लेकिन वोटिंग जो था वो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस था कि वोटिंग जो किया जाता था वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के एक्टिव सिटीजन्स कर सकते थे। सिर्फ वही इंसान कर सकता था जो 25, और वो उनमें भी इंसान में भी सिर्फ मेन, कि सिर्फ मेन जो थे पुरुष वही वोट कर सकते थे जो कि 25 ईयर्स ऑफ एज हो या उससे ज़्यादा, और जो टैक्स पे करते हो, और वो उतना टैक्स पे करते हो जो कि उनके 3 दिन के लेबर्स वेज के बराबर हो, तभी उनको एक्टिव सिटीजन्स माना जाता था, और तो ही वो वोट दे सकते थे। तो रिमेनिंग ऑल जितने मेन और वुमेन थे उनको एज ए पेनिव सिटीजन्स कहा गया कि भाई ये जो है बेकार है, इनका कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं है। और 10 अगस्त 1792 में जैकोबिन्स ने प्लान किया एक इंसर्शन और रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया। और 21 सितंबर 1792 में डिक्लेयर हो गया, फ्रांस ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया। कब किया था ये आपको याद रखना है, 1792 में। लुईस 16 जो था उसको सेंटेंस टू डेथ दिया गया ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। बोला गया कि लुईस 16 जो है इसने बहुत जो है पब्लिकली इसको इसलिए टांग दिया गया था लुईस 16 को 21 जनवरी 1793 में। जैकोबिन लीडर जो था रॉबेस्पायर, इसने रूल्ड किया बहुत क्रूरता के साथ 1793 से 1794, एक ही साल किया था। और उसका जो टाइम था उसको कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। जैकोबिन लीडर रॉबेस्पायर का जो युग था एक साल का ही था, 1793 से 1794, इसी को बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। और जुलाई 1794 में रॉबेस्पायर को कन्विक्ट किया गया एक्सेसिविज्म और एग्जीक्यूट, उसको भी जो है बहुत बुरी मौत मारा गया, गुलेटाइन में मारा गया। ये गुलेटाइन क्या चीज़ होता है देखा होगा बेटा, एक लकड़ी का ऐसा होता है जिसमें ऐसे इंसानी मुंडी ऐसे रखते हैं जैसे गाय भैंसों को, और ऐसे ऊपर लकड़ी से बंद कर देते हैं और ऊपर से एक ही बार में खटाक, तो उस वाली मशीन को बोला जाता है गुलेटाइन। ठीक है, तो इसलिए रॉबेस्पायर को फिर उसमें सर कलम कर दिया गया। ये जो फॉल हुआ जैकोबिन का, तो फॉल ऑफ जैकोबिन ने अलाउ किया वेल्दियर मिडिल क्लास, ताकि वो अपने पावर को सीज कर दे और रूल्ड करे थ्रू एन एग्जीक्यूटिव। इसमें 5 मेंबर थे, और उसको क्या बोला गया, क्योंकि जैकोबिन जो जनरल असेंबली था वो वाला ख़त्म हो गया उसकी सरकार, उसके बाद इन्होंने 5 मेंबर बनाया और उसको बोला डायरेक्टरी। जैसे पार्लियामेंट होता है वैसे उनका उनका पहले नेशनल असेंबली नाम था, अब क्या नाम हो गया, डायरेक्टरी नाम हो गया। इसके 5 मेंबर थे 26 अक्टूबर 1795 को। पर ये भी आगे कुछ खास नहीं कर सके, क्योंकि बार बार क्लैश होते रहता था इन डायरेक्टर्स के बीच में आपस में और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बीच में, तो जिसकी वजह से वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी, और जिसकी वजह से एक रास्ता मिल गया मिलिट्री वालों को और अपना डिक्टेटरशिप चलाने के लिए। और इसमें किसने पहल की, नेपोलियन बोनापार्टे, जिसने डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया, बोला है बेकार है डायरेक्टरी, आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं 1799 में। और पहला काउंसिल, और बाद में उसने अपने आप को गद्दी ग्राउंड
हासिल किया द एम्परर ऑफ फ्रांस। और कब किया था ये काम उन्होंने? 1804 में। नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा था, पूछेंगे कब और कहाँ, तो बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। और लीगेसी ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और इसने काफ़ी दुनिया में दूर दूर कई लोगों को इंस्पायर किया। और फाइनली जो है 1848 में स्लेवरी मतलब क्या होता है? गुलामी एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया फ्रांस में जितनी कॉलोनीज थे सभी जगह से। और उसके बाद विमेन भी अपना अपना, क्योंकि तुम्हें पता है स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि विमेन को अधिकार नहीं था वोट देने का, लेकिन उन्होंने भी लड़ लड़ के अपना अधिकार ले लिया वोट देने का। और ये चीज़ कब पॉसिबल हो पाया था? 1946 में फ्रांस में। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक्चुअल में कारण क्या था? एट ए ग्लेंस अगर देखोगे तो सोशल कॉज क्या था? सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, तो लड़ाई होना ही था। दूसरा, इकोनॉमिक कॉज, क्योंकि इकोनॉमिक कॉज क्या कारण था? क्योंकि जो इतना लड़ाई हुआ, वॉर जो उसने लड़ा था, इतना जो उधार था, डेब्ट था और ख़जाना पूरा खाली था, तो टैक्स बढ़ाना ही बढ़ाना था जनता पे, तो फिर जनता को सफ़र करना ही करना था। तीसरा, इमीडिएट कॉज क्या था? कि इन एग्जिस्टेंस जो है लुइस 16 का एस्टेट वाइज था वोटिंग, और उसने टैक्स बढ़ा दिया था एस्टेट जनरल ने, तो फिर लोग इसके विरोध में थे। उसके बाद कुछ फ़िलासफ़र ने कुछ आग में घी डालने का काम किया, फ़िलासफ़र्स ने। इन्होंने लोगों के माइंड को थोड़ा सा इग्नाइट कर दिया, चिंगारी लगा दी, ताकि बर्थ राइट एट्सेट्रा, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के बारे में बात करें लोग। उसके बाद फिर वहाँ रिवॉल्यूशन आना ही आना था। उसके बाद बात करें तो पॉलिटिकल कॉज क्या था? वीक एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्राइट राइट था, बर्थ राइट जो था वो था, पुअर पॉलिसीज़ जो थी लुइस 16 की थी। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी उस टाइम में फ्रांस में रिवॉल्यूशन के लिए। सीक्वेंस वाइज दे रखा है लाइन से, कब कब कौन सा है, सभी डेट एसोसिएटेड हुए जो इवेंट में इन कनेक्शन टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नीचे दिए हुए हैं, सो दैट इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके ही जाना। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट्स के बीच में आ जाता है। रेन ऑफ टेरर हर साल पूछ लिया जाता है इस चैप्टर में से, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।